हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। इस वक्त मैं आपके लिए लेकर आई हूं यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर बहुत अहम डेवलपमेंट्स जो अब तक सामने आई हैं, क्या कुछ हो रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है और कंट्रीज़ इस वॉर में किस तरीके से इन्वॉल्व हैं और इस जंग के मुतालिक क्या कह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। इस बारे में सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये है कि आप जानते हैं कि यूएन ने एक बहुत अहम रेजोल्यूशन लानी थी और उस रेजोल्यूशन में तमाम कंट्रीज़ पर ये जोर डाला जा रहा था, प्रेशराइज किया जा रहा था कि जो कंट्रीज़ इससे पहले एब्सटेन रहे वो इस मर्तबा इस करारदाद में, इस रेजोल्यूशन में यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और रशिया को कंडेम करेंगे। बल्कि पाकिस्तान पर तो इस हद तक प्रेशर डाला गया था, इतना दबाव डाला गया था कि आप जानते हैं, हमने इसके ऊपर पहले प्रोग्राम भी किया कि डेनमार्क की जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए 22 यानी कि 22 कंट्रीज़ की तरफ से एक ऐसी प्रेस रिलीज़ जारी की थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को एब्सटेन नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान को अपने स्टैंड का इजहार करना चाहिए और यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि रशिया को कंडेम करना चाहिए कि वो एक मुल्क में इन्वेड कैसे कर सकता है। ये सब बातें पाकिस्तान के लिए की गई थी और इसके अलावा जो दीगर कंट्रीज़ हैं जिसमें कि हम जानते हैं कि इंडिया शामिल है, इसमें चाइना शामिल है, इसमें यूएई भी है कि जिन्होंने इससे पहले एब्सटेन किया था, न्यूट्रल रहे थे। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस प्रेशर का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो प्रेशर यूरोपीय यूनियन की तरफ से या वेस्ट की तरफ से चंद कंट्रीज़ पर डाला गया था, प्रेशराइज़ किया गया था कि आपने हमारी बात माननी है और इसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद यूएई के अलावा जो कंट्रीज़ पहले एब्सटेन जिन्होंने किया, जो न्यूट्रल रहीं, उन्होंने इस मर्तबा भी वो न्यूट्रल ही रहीं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने प्रेशर नहीं लिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि चंद दीगर कंट्रीज़ ने भी एब्सटेन किया, लेकिन इस मर्तबा 35 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला गया, पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया। पाकिस्तान ने वो प्रेशर कबूल नहीं किया और न्यूट्रल रहा। उसने ना तो रशिया को कंडेम किया और ना ही कोई ऐसी बात की कि जिससे पता चले कि पाकिस्तान यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। आइए मैं आपको इसका रिजल्ट बता देती हूँ। कितने कंट्रीज़ कितना वोट रहा, किसने नेगेटिव यानी कि यूक्रेन के ख़िलाफ़ वोट दिया। देखिए, ये जो करारदाद है, रेजोल्यूशन थी, इसमें टोटल 193 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 193 वोट कास्ट हुए और 193 में से 141 वोट्स यूक्रेन की सपोर्ट में डाले गए और रशिया को कंडेम किया गया। 141 कंट्रीज़ ने रशिया को कंडेम किया और यूक्रेन को सपोर्ट किया। लेकिन 35 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया और उन्होंने ये अपना एक ख्याल जाहिर किया कि वो शायद किसी की तरफ नहीं है, या वो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते, या वो किसी को भी कंडेम नहीं करना चाहते। लेकिन इन 35 में जो बहुत अहम कंट्रीज़ जिनकी हम हमेशा बात किया करते हैं, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, क्यूबा, ईरान, इराक, इन सब कंट्रीज़ ने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया। यूएई वो कंट्री है जिसने इस मर्तबा फेवर में वोट किया है, यानी यूक्रेन को सपोर्ट किया है। हालांकि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम यूएई ने अगेंस्ट किया था, यानी ये कि वो एब्सटेन रहा था, अगेंस्ट तो नहीं किया था लेकिन वो उसने न्यूट्रल रहने का फ़ैसला किया था। वो कंट्रीज़ जिन्होंने रशिया को सपोर्ट किया है उनमें शामिल हैं बेलारूस, एरिट्रिया, सीरिया, रशिया एंड कोरिया। ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने वोट किया है रशिया को की सपोर्ट में और यूक्रेन के अगेंस्ट वोट किया है। हमने देखा कि ये जो सेशन है ये एक इमरजेंसी सेशन था और मैं आपको अगर इसकी तारीख बताऊं तो ये 11th इमरजेंसी सेशन था। यानी अब तक 1950 से लेकर जनरल असेंबली के जो इमरजेंसी सेशंस बुलाए गए उसमें ये 11th सेशन था। हमने देखा कि किसी और की तरफ से मुझे ऐसी कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कि पाकिस्तान के पीएम या मिनिस्टर या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र या फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट आई हो। लेकिन इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट बहुत अहम सामने आई। इंडिया की जानिब से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें उनका ये कहना था, देयर इज़ नो अदर चॉइस बट टू रिटर्न टू द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। वी वेलकम टुडेज अनाउंसमेंट बाय बोथ साइड्स टू होल्ड टॉक्स एट द बेलारूस बॉर्डर। उन्होंने उस टॉक की तारीफ़ की कि जिसमें उनका, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है उसके ऊपर भी बात की लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि डिप्लोमेसी के अलावा और कोई ऑप्शन, डायलॉग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यानी वो न्यूट्रल रहा इंडिया, लेकिन उसने अपना इजहार कर दिया। मेरा ख्याल है कि इसी तरह करना चाहिए। पाकिस्तान को भी ज़रूर इसके ऊपर स्टेटमेंट्स जारी करने चाहिए कि ठीक है, हम न्यूट्रल रहे हैं लेकिन हमारा इस बारे में हम क्या समझते हैं। जंग के छठे दिन अगर आप देखें, रशिया की तरफ से कोई 40 माइल्स का एक कॉन्वाय गाड़ियों का और टैंकों का जो यूक्रेन की तरफ बढ़ा है, जिसके बारे में ज़रा ये बता रहे हैं, रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके मुतालिक काफ़ी वहाँ पर
खौफ पाया जाता हो वहाँ के सिटीजन्स में या हुकूमत में। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि क्रेमलिन को अगर हम देखें तो जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, यानी कि इकनॉमिक सैंक्शंस की वजह से एक आइसोलेशन का शिकार है और उनकी करेंसी भी गिर रही है। और ये कोई अच्छे आई थिंक के एलिमेंट्स नहीं हैं, कोई ऐसा ये काम नहीं है कि जिसकी वजह से रशिया को खुशी हो रही हो। यकीनी तौर पर रशिया को इसकी फ़िक्र है। उस डायलॉग की बात कर लेते हैं जो दोनों कंट्रीज़ के बीच हो रहा था। तो खबर रसा इदारे यानी कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ एंड मीडिया जो कोट कर रहा है उसके मुताबिक दोनों मुल्कों के बीच 5 घंटे तक जारी रहने वाली टॉक या डायलॉग के बाद जो जंग है उसमें कोई ब्रेक नहीं आया। जंग ख़त्म नहीं की गई। कब ख़त्म की जाएगी? क्या जंग बंद कर दी जाएगी? दोनों कंट्रीज़ क्या सोच रहे हैं? क्या कोई वक्फा दिया जाएगा? क्या कोई सीज़ फायर किया जाएगा? इस तरह का ना तो कोई अनाउंसमेंट की गई, ना ही कोई बात की गई। हाँ, सिर्फ एक बात पर दोनों कंट्रीज़ एग्री हुए हैं कि अगले चंद दिनों में वो एक और मीटिंग करेंगे, एक और अहम मुलाकात करेंगे। जबकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि वो समझते हैं कि ये जो गोलाबारी में तेज़ी आई है ये इसलिए आई है रशिया की तरफ से कि यूक्रेन को झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। यानी रशिया ये करके खौफजदा कर रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से गोलाबारी कर रहा है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट का ये कहना है। अगर हम देखें कि यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, उसमें टेलीविज़न टावर पर फ़ज़ाई हमला किया गया, एयरफोर्स की जानिब से अटैक किया गया, रशिया के एयरफोर्स की जानिब से, और उसमें तकरीबन 5 कैजुअल्टीज़ यानी 5 अफराद हलाक हुए। लेकिन वो जो इमारत है वो तबाह नहीं हुई, यानी इस तरीके से वो तबाह बर्बाद नहीं हुई कि उसको वो इस्तेमाल में ना रहे, वो इस्तेमाल में है अभी भी। यूएन के जो ह्यूमन राइट्स का पैनल है उसके एक सेशन के दौरान जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव का एक पहले से रिकॉर्ड शुदा एक मैसेज चलाना शुरू किया वहाँ पर मुंतज़मीन ने, तो उस वक्त उस सेशन से बेशुमार ऐसे यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ के जो एम्बेसडर्स थे वो उठ के बाहर चले गए। वहाँ पर सिफारतकारों ने, एम्बेसडर्स ने उस वक्त वॉकआउट किया और वो बाहर चले गए और उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव का वो रिकॉर्डेड मैसेज नहीं सुना। एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है और बहुत इंटरेस्टिंग भी कि मिस्टर जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किया और उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। बस उन्होंने ये कहा दैट पुतिन इज़ नाउ आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड मोर देन ही हैज़ एवर बीन, ही हैज़ नो आइडिया व्हाट्स कमिंग। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये तो कहा दैट ही हैज़ नो आइडिया व्हाट्स कमिंग, लेकिन इसी स्पीच में आगे चलकर उन्होंने एक और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट भी दी जिसमें उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है। तो एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि पुतिन डोंट नो कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है। और साथ में उनका ये भी कहना था कि शायद रशिया मैदान जंग में फ़ायदा उठा ले। हो सकता है कि ये रशिया जो है इससे फ़ायदा उठाए। क्या उनका मतलब ये है कि रशिया ये जंग जीत जाएगा? लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कि रशिया इस जंग से फ़ायदा उठा ले, उसको एक हैवी प्राइस इन द लॉन्ग रन पे करना पड़ेगी। ये इशारा उनका किसकी तरफ है? मिस्टर जो बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक तरफ उससे पहले उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन को नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है, फिर उन्होंने कहा उन्हें नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया प्रेसिडेंट पुतिन को और उनका कहना था क्रेमलिन के लीडर ने एक बहुत ही गलत अंदाज़ा लगाया था कि ये जो वॉर है इसके क्या रिजल्ट सामने आएंगे और अब रशिया की इकॉनमी तबाह हो रही है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पुतिन पर आती है। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने समझा कि वो बगैर किसी हर्डल के यूक्रेन में एंटर भी हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि यूक्रेन के जो लोग हैं, वहाँ की आवाम किस तरह की ताकत का मुजाहरा करेगी। कि वो ताकत वाकई हमने देखा कि वो ताकत तो रशिया से भी कहीं ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ पे जो रेजिस्टेंस शो की गई। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कभी इसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा, कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि उनको इस किस्म की सख्त रेजिस्टेंस का यूक्रेन के लोगों की तरफ से सामना करना पड़ेगा। मिस्टर जो बाइडेन ने यह भी कहा कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हर यूक्रेनी शहरी जो है उनके समेत बहुत ही एक फियरलेस होकर ये जंग लड़ रहा है और उन्होंने एक ऐसा रिएक्शन दिया रशिया को कि रशिया हमेशा याद रखेगा। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया में तन्हा रह चुके हैं और हर बंदा जो है दुनिया वो यूक्रेनी अवाम के साथ खड़े हैं।
उनका कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला करने का जो प्लान था वो कोई फौरी तौर पर नहीं था, बल्कि ये पूरा प्लान किया गया था, सोचा समझा था। और इसमें कोई गुस्सा भी शामिल नहीं था कि उन्होंने गुस्से में आके कोई चीज़ की गई हो, नहीं। उनका कहना था ये इसको प्लान किया गया, सोच समझ कर यूक्रेन पर यह हमला किया गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने प्रेसिडेंट पुतिन को डिक्टेटर भी कहा। उन्होंने उनको डिक्टेटर कहते हुए कहा कि हमने तारीख से यही सबक सीखा है कि जब भी कोई डिक्टेटर सबक नहीं सीखता, लेसन लर्न नहीं करता, तो फिर वो अनार्की फैलाता है। और तमाम डिक्टेटर्स दुनिया के ऐसे ही करते हैं कि जब वो लेसन लर्न नहीं कर पाते तो वो दुनिया में अनार्की फैलाते हैं। और जब डिक्टेटर अपनी एग्रेशन की प्राइस पे नहीं करता तो फिर वो मज़ीद और भी अनार्की फैलाता है, और भी अफरा तफरी फैलाता है। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ये दी कि हम यूक्रेन को उस वक्त तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक यूक्रेन अपने डिफेंस में खड़ा रहेगा। तो क्या इससे ये रिज़ल्ट निकाला जाए कि जब तक यूक्रेन अपना दिफा करता रहेगा और जब तक वो गिर नहीं जाता, जब तक वो हार नहीं मान लेता, तब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा है, और उसके बाद अगर ऐसा हुआ कि यूक्रेन ने शिकस्त तस्लीम कर ली तो फिर अमेरिका भी उसका साथ छोड़ देगा? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए? क्योंकि उनका यही कहना था कि जब तक यूक्रेन अपने दिफा में, अपने डिफेंस में खड़ा रहेगा, हम उसको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि अमेरिका और नेटो अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए जो है वो पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे। बहुत ज़्यादा इस वक्त भरपूर ताकत दिखाई जाएगी अगर कुछ ऐसा सोचा गया, यानी ये कि अपनी सरहदों की भरपूर तरीके से हिफाजत की जाएगी। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जो एक और ऐलान किया जो कि बहुत ही अहम ऐलान था, उन्होंने कहा कि जो रशियन फ़्लाइट्स हैं उनको अब अमेरिका की फ़ज़ा से वहाँ पर नहीं गुजरने दिया जाएगा, यानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान करते हुए उन्होंने कांग्रेस के यूक्रेन के लिए मज़ीद असलहा और इमदाद की मंजूरी भी दे दी। वो भी उन्होंने कहा कि हम इतनी इमदाद की और इस तरीके से ये मंजूरी दे रहे हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें, अगर हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, तो रशिया के पास कहा जाता है कि 1511 लड़ाके तैयारे हैं और 511 जंगी हेलीकॉप्टर भी हैं, जबकि यूक्रेन के पास कहा जाता है कि सिर्फ 89 लड़ाका तैयारे हैं, यानी कि फाइटर जेट्स, और 34 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। तो कंपैरिजन तो कोई नहीं है, उनके पास 1516 या कितने और उनकी तो 89, तो ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट्स पूरी दुनिया में पब्लिश हो रही हैं वो ये कह रहे हैं कि रशिया अभी भी अपनी फ़ज़ाई उस ताकत का मुजाहरा नहीं कर रहा कि जैसा वो कर सकता है, जैसा सोचा जा रहा था। यानी अगर वो एक बहुत बड़ा फ़ज़ाई हमला यूक्रेन पर करे तो यूक्रेन अपने पाँव पर खड़ा नहीं रह पाएगा, लेकिन रशिया अपनी वो ताकत, अपनी वो पावर अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। इसके बजाय एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो यूक्रेन है वो बहुत आसानी के साथ अपनी एक फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज़ नज़र आ रही है। याद रखिएगा कि जब भी ऐसी कोई जंग होती है दुनिया में, तो पूरी दुनिया ये देखती है कि कौन सा कंट्री कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है, और कंट्रीज़ की इस दौरान जो वॉर स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो जंगी हिकमत अमली होती है, और किस में क्या कमी है, क्या खामी है और कितनी ताकत है, ये भी सबके सामने आती है कि जो दुश्मन है, यानी इस वक्त यूक्रेन रशिया का दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से दुश्मन को निशाना बनाया जाता है वैसे रशिया नहीं कर रहा। और ये भी कहा गया, इसमें एक तज्जिया किया गया कि 1938 से लेकर अभी तक ऐसा ही होता है कि जब भी कोई ऐसी जंग होती है तो उसमें जो हमलावर है वो अपनी पूरी फोर्स इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहा तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो इसका नतीजा ये निकाला जा रहा है कि अब क्योंकि यूक्रेन के पास नए ड्रोन और अमेरिका और बरतानिया की तरफ से टैंक शिकन मिसाइल और मज़ीद बहुत असलहा, जैसा कि मैंने बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसका ऐलान किया कि उनके लिए मज़ीद असलहा और इमदाद हम दे रहे हैं, तो इसके बाद ये सिचुएशन बहुत गंभीर हो सकती है रशिया के लिए, यानी रशिया के लिए सिचुएशन ख़राब हो सकता है कि यूक्रेन बहुत ताकत पकड़ ले। लेकिन इस सिलसिले में याद रहे कि नेटो के चीफ ने यह कहा है कि हमारी फ़ौज यूक्रेन नहीं जाएगी। नेटो ने, वेस्ट ने यह कह डाला है कि हम पूरी तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम अपने फ़ौज या अपने फ़ौजी या वहाँ पर फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले एक बात कही थी कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जब ये कहा था कि हम जब तक यूक्रेन अपने आप को डिफेंड करता रहेगा हम उसको डिफेंड करते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि वेस्ट, नेटो, इनमें से तो कोई भी कंट्री जो है वो अपनी फ़ौज यूक्रेन भेजने पे राज़ी नहीं है। ये फैसला कर लिया गया है कि हर तरीके से मदद की जाएगी लेकिन फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। इसकी वजह यह है कि अगर
फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर लिया गया तो फिर ये जंग आलमी जंग में बदल जाएगी, ये वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर ब्लॉक्स बनेंगे, फिर कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार होंगे। अगर एक तरफ से फ़ौज भेजी जाएगी, अगर अमेरिका या नेटो का कोई भी कंट्री अपनी फ़ौज वहाँ पर भेजता है, यूरोपियन कंट्रीज़ में से कोई, तो फिर इस तरफ से जो लोग समझते हैं कि रशिया को मदद चाहिए वो उसकी मदद भी करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा फ़ैसला है ये फ़ैसला जो किया गया है कि फ़ौज यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं जाएगी। वो तमाम कंट्रीज़ जो इस वक्त भरपूर तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने इसके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो अपनी फ़ौज वहाँ पर नहीं भेजेंगे। ये एक वर्ल्ड वॉर या आलमी जंग को रोकने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक अच्छा कदम है। लेकिन देखते हैं कि ये कब तक रहेगा। ऐसा क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ये फ़ैसला तब्दील हो जाए आने वाले दिन? ये बताएं, जो हालात नज़र आए उसके पेश नज़र कंट्रीज़ को अपने फ़ैसले तब्दील करने पड़ें, ये देखेंगे आइंदा। अभी तक के लिए इतना ही। दोबारा आपके पास हाजिर होंगी कुछ और न्यूज़ के साथ। इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।